हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आए हैं जिनका आपके जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर इन बातों को आप अच्छे से सुन लिए तो हमारा मानना है कि आप जरूर इस समय, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं और बच्चे इस समय बहुत भटक रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए, क्योंकि हम भी एक विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बच्चों का मन नहीं लग रहा है, तो उस पर हम आज वीडियो लेकर आए। कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। वैसे तो हमारा जो चैप्टर है आज का हमने लिख रखा है क्लास 10 चैप्टर 5 का, कुछ बातें इससे भी रिलेटेड आपको बता के चलेंगे। उससे पहले आप हमारी कुछ बातों को सुन लीजिए जिसका आपके जीवन में कुछ ना कुछ महत्व या कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो प्लीज हमारी बातों को सुनिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी बातों को सुनिए, क्योंकि कहना है कि महफिल भी रोएगी, हर दिन भी रोएगा, और डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन तो क्या, मेरे आशिक भी रोएंगे। तो कहने का मतलब है, हमारे कहने का पर्पज सिर्फ इतना है कि हम सभी बच्चों से कहना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर और स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो उनके लिए कहना है कि अभी देखो वक्त है। अगर अभी आपने सर झुका के पढ़ाई कर ली ना, तो वादा है आपसे कि जीवन भर आप सिर उठा के चलेंगे। 100% गारंटी है कि अगर आप अभी पढ़ लिए तो जीवन भर आप सिर उठा के चलेंगे। लेकिन अभी आप सोचेंगे ना कि अरे चलो अभी आज पढ़ लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आज पढ़ लेंगे, सर ने बोला था कल पढ़ लेंगे। तो अगर आज आप लापरवाही कर दिए तो वादा है जीवन भर आप दुखी रहोगे, जीवन भर परेशान रहोगे। दूसरों को देख के आपको जलन होगी, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, मेहनत की है और आपसे अच्छे अंक लाए हैं। आज वो जॉब कर रहा है और हम क्या हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वास्तविकता क्या है, हम क्या करते हैं, हम इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, इधर घूमते हैं, इधर खेलते हैं और खुश रहते हैं। हम पूछते हैं वो खुशी कहाँ है भैया, खुशी कहाँ है। खुशी तो तब होगी जब आपको जॉब मिलेगी, आप कामयाब होंगे और आप अपनी कमाई की का जो पहला हिस्सा होगा, जो सैलरी होगी, अगर वो अपनी माँ के हाथ में रखोगे तो सोचो आपके आंखों पर आंसू होंगे और सोचोगे कि ये लाखों रुपए, ये आपके हजारों रुपए जो आप कमा के लाए हो वो कुछ नहीं है जो माँ हमें बचपन में 1 रुपया दिया करती थी कि बेटा बाजार में जाके कुछ खा लेना। तो क्योंकि देखो, माँ बाप की आशाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, जो आपसे कुछ लगाव होता है, कुछ आशा होती है उनको कि हाँ हमारा बच्चा बड़ा होगा। अगर देखो एक आदमी वृक्ष भी लगाता है ना, तो वो सोचता है कि हाँ ये कल बड़ा होगा तो हमें फल देगा। नहीं फल देगा तो कम से कम लकड़ी ही देगा। लेकिन जब वो पेड़ सूख जाता है ना, हमारे कहने का मतलब समझ लो, जब वो पेड़ सूख जाता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। माँ बाप इस चीज़ का एहसास हम नहीं करते, लेकिन जिस दिन हम इस चीज़ का एहसास कर लेंगे कि हमारे माता पिता कहाँ से किस तरह से पैसे लेके आते हैं, किस तरह से वो व्यवस्था करते हैं। कोई त्योहार आता है, वो भले ही फटे शर्ट पहना हो, फटा शर्ट पहना हो, फटे कपड़े पहने हो, जूता ना हो पैरों में, लेकिन आपके लिए कि आपको इस गरीबी का एहसास ना हो कि हम किस तरह से व्यवस्था करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं हमको चाहिए, हम ये लेंगे, नहीं तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे। जैसे आप उनके लिए कर रहे हो पढ़ाई। ऐसा होता है कि हम पढ़ने नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, हमारा पर्पज यही है। तो कुछ बातें हम आपको और सिखाते हैं, कुछ बातें और बताते हैं। तो चलिए, वैसे चैप्टर तो हमारा चैप्टर 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो उसके पहले हम कुछ बातें आपको और बताने वाले हैं। तो चलिए, देखो क्या होता है, जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह होती है और उसमें क्या होता है 97% लोग फेल हो जाते हैं। जिंदगी जो है ना, जो हमारी लाइफ है, वो एक एग्जाम की तरह होती है और उसमें लोग क्या करते हैं, 97% लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक दूसरे की नकल करते हैं और क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। कारण जानते हो क्या है, कारण ये है कि वो एक दूसरे की नकल करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि भैया सबका जो क्वेश्चन पेपर है ना वो अलग है। समझ रहे हो ना, सबका क्वेश्चन पेपर। हमारे कहने का मतलब है जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। उसकी समस्या को देखकर सिर्फ एक साहस लिया जा सकता है, उसको अपनाया नहीं जा सकता है। तो साहस बनाए रखिए, साहस बहुत बड़ी चीज होती है। आप साहस बनाएंगे, जैसे देखो आपको हम एग्जांपल दे दें, क्योंकि आपका जब रिवीजन चला करता है ना, आप पढ़ाई करते रहते हो कंटिन्यू, क्योंकि देखो बहते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती है।
आपको पता होगा। और जब तालाब का पानी देखो एक जगह पर ठहरा होता है, आपकी पढ़ाई रुक जाती है, आप बाधित हो जाते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं, दोबारा फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है, फिर मेहनत करने में मन नहीं लगता है, और वो पानी फिर वो जो पढ़ाई है वो फिर धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका आखिरी में कचड़ा ही होना है, लेकिन फिर भी वो उड़ने के लिए आसमान पे तैयार होती है कि हाँ हमको भी आसमान छू के दिखाना है, इतना साहस भरा होता है। तो कहने का मतलब हमारा देखो 97% लोग क्या करते हैं, जिंदगी में उब करके हार मान लेते हैं। 97% लोग क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, और 3% लोग जिंदगी भर जीवन भर लगे रहते हैं कि हाँ हमको नौकरी पाना है, हमको ये करना है, और फिर वही 97% लोग उन 3% लोगों के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिंदगी भर उसी में काम करके पूरा जीवन बिता देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर होके चले आते हैं काम करके, और जैसे ही काम करने वाले नहीं बैठते हैं वापस चले आते हैं। तो हमारे कहने का मतलब साहस मत खोइए, और साहस के साथ पढ़िए, एक विश्वास के साथ पढ़िए, एक अपना टारगेट बनाइए, एक पेन कॉपी रखिए, उसमें लिखिए कि आज हमको अपने दिन में ये करना है, ये पढ़ना है, उसको रिवाइज करो, आप उसको रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब समझ लो, जैसे आप सारा दिन घूमते हो, सारा दिन, या मान लो स्कूल गए, स्कूल में सारा दिन आपने पढ़ाई की, तो जिस टीचर ने जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं उनको आप 2 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे कम से कम समय निकालिए, ज़्यादा मत पढ़िए। हम ये नहीं कहते आप सारा दिन, कोई 6 घंटे पढ़ता आप उसकी नकल करके 6 घंटे पढ़ो, नहीं, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे फिर पढ़ाई ही करो, ना कि आप अपने घर में दिखाओ कि हाँ हम भी पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं, पढ़ाई करना है, ना कि हमें दिखाना है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो है पढ़ाई करिए, नकल मत करिए, और रिवीजन जरूरी है। रिवीजन का मतलब होता है जैसे आपने जो भी 8 घंटे तक जो भी पढ़ा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, आपको जब शाम को लेटना है ना, हमारी बात को ध्यान से सुनो, जब शाम को लेटना है तो जब आंखें बंद करते हो ना, ऐसे आंखें बंद करते हो, तो आप जो दुनिया, क्योंकि तुरंत नींद नहीं आती है, कभी भी लेटने पर तुरंत नींद नहीं आती, आप कुछ सोचते हो तब नींद आती है। तो आपको कुछ और नहीं सोचना है, आपने जो अपने क्लासों में, अपनी कक्षाओं में जो पढ़ा है उसी को एक बार ऐसे रिवाइज करना कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये सारी बातें आपको रिवाइज करना। 100% हम वादा करते हैं आपका IQ लेवल तेज होगा, आप पढ़ने में भी तेज होंगे, और आपको लगेगा कि हाँ सर ने बताया था, ये बात सच है। अगर हम किसी बात को रात में सोचते हैं, क्योंकि देखो 3 घंटे की मूवी जो है ना, आपको पूरी रट जाती है, पूरी रट जाती। आपको किसी को बताना हो, पूरी 3 घंटे की स्टोरी आप बखान कर देते हो, बता देते हो, लेकिन टीचर क्या पढ़ाया है क्लास में, क्या बताया है उसने कि बेटा कल याद करके आना, वो आपको नहीं याद रहता, आप भूल जाते हो। तो कहने का मतलब आप कंसंट्रेट नहीं होते हो, आप उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो। अगर उसकी ध्यान से बातों को सुनोगे और अपनी कॉपी पर लिखोगे, घर पे 2 घंटे बैठ के रिवाइज करोगे और रात में लेटते समय याद करोगे, 100% IQ लेवल तेज होगा। तो चलिए इसी जोश के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो चलिए जो उसके साथ पढ़ेंगे, एक एक बातों को समझेंगे। आज सिर्फ हमारा पर्पज जो था यही था कि आपको मोटिवेट करें, आप कम से कम, क्योंकि देखो डर नहीं होता है बच्चों को, डर नहीं होता, सिर्फ बात ही लग जाए कम से कम, जो सर ने बोला इसी को ध्यान से, तो हमारा जो बात हमने कही है वो हमारी सफल हो जाएगी। अगर जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, अगर एक बच्चे ने भी फॉलो कर लिया हमारी बात को, तो हम समझेंगे कि हाँ हमारी बात सफल हो गई। तो चलिए लिखा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वैसे तो अब ये चैप्टर 5 है, और सच पूछो तो होना चाहिए पहला चैप्टर, क्लास 10th का ये पहला चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि जब एलिमेंट्स ही नहीं पता होंगे तो हम तत्वों का रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करेंगे। ये पहला चैप्टर है। वैसे तो जो है भाई NCERT पैटर्न है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है वो आपका पहला चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि जब हमें बेस ही नहीं पता होगा कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो फिर ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगी, पहला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो वैसे तो हमें बनाना चाहिए था, लेकिन अब पहले हम बना चुके थे इसलिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आवर्त वर्ग तो एक सारणी है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले वर्गीकरण को समझ लेते, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। किसका है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, उसको कैसे परिभाषित करेंगे, सुनिए आप ध्यान से, बात को सुनिए। लिखा विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखोगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य
या इंग्लिश में आप मैटर बोल सकते हो, उसका अध्ययन करते हैं तो वो रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या याद किया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य या मैटर का अध्ययन करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया? अगली बात को सुनो। विभिन्न पदार्थों का आपस में संयोजन, विभिन्न पदार्थों का आपस में संयोजन वियोजन किस प्रकार होता है? जो संयोजन है, एलिमेंट्स जुड़ते हैं, टूटते हैं। वियोजन का मतलब टूटना होता है। संयोजन अपक्रिया, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वहां पर बताया था कि संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, अटैच होना होता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब संयोजन अभिक्रिया होती है। समझ में आ रहा है? तो आपने नहीं देखा तो हमने पार्ट नंबर उस चैप्टर 1 में आपको पढ़ा दिया, वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो संयोजन मतलब कि जहां पर पदार्थों का आपस में संयोजन हो, वियोजन हो, तो जिस प्रकार संयोजन वियोजन होता है वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। पदार्थ में ऊर्जा का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, इसको भी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें एक बात और आ गई, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लिखा हुआ है। तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में सबसे पहले इस चैप्टर के विषय में जान लेते हैं तत्व, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स को कैसे परिभाषित करेंगे उसको भी ध्यान से सुनिए आप। तो आप लिखेंगे पदार्थ की शुद्धतम अवस्था, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और अधिक वियोजन संभव न हो। क्या लिख दे? क्या तत्वों का क्या लिखोगे? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और अधिक वियोजन मतलब टूटना, वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन संभव न हो, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। क्लियर है? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और अधिक वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। आप ध्यान से पढ़िए, जहां पे डाउट हो तुरंत बताइए। तो पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और अधिक वियोजन संभव ना हो वो क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ कहलाएगा, वो एलिमेंट सॉरी तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। क्लियर है बात आपको? आपको पता है नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसमें क्योंकि इसी में एक टॉपिक है संयोजकता, तो इससे पहले हम समझ के नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ देते हैं। पहले हम वर्गीकरण को समझ लेते हैं कि भैया इन तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्या जरूरत थी तत्वों का वर्गीकरण करने की, क्या ऐसे काम नहीं चल सकता था वर्गीकरण? अच्छा, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, केमिस्ट्री को भूल जाओ, आप ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके घर में है, अगर किसी का नाम ना रखा जाता और सब लोग होते तो हम उनको किस नाम से बुलाते? कैसे जानते कि ये लड़की है ये लड़का है? उसका कोई नाम ही नहीं है। और एग्जांपल समझो, इसको भूल जाओ। दूसरी बात, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान का भी वर्गीकरण है। अगर चप्पल बेचने वाला है तो वहां पर चप्पल का नाम लिखा होगा कि शॉप लिखी होगी किसी नाम का, है ना। और अगर आप किराना स्टोर है तो किराना स्टोर का एक बढ़िया बोर्ड लगा होगा। स्कूल है तो स्कूल का, मतलब कि सबको अलग अलग वर्गीकरण, सबका एक पर्पज रखा गया। अब अगर कोई किराना स्टोर है तो वो फिर जूते चप्पल नहीं बेचेगा, जूता चप्पल वाला है तो वो जूता चप्पल बेचेगा। कहीं कहीं पर मिक्सर हो जाता है, सब कुछ बेचते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर वो किराना स्टोर है तो आप वहां पर जूते मांगने जाओगे कि भैया हमको जूते लेने हैं, शूज लेने हैं, तो क्या वो देगा? बोला यार पागल वागल हो गए हो क्या, हमारी दुकान पे तुमको यहाँ पे जूता चप्पल दिख रहा है? हंस देगा आपको, समझ रहे हो ना, हंसेगा कि यार तुमको इतना भी पता नहीं। तो यही एक तरह का क्या है, वर्गीकरण है कि भैया जहां पर बोर्ड लगा हो, जूते शूज का फोटो स्टिकर कुछ लगा हो, तो वहां पर समझ लो जूते बिकते हैं, है ना, शूज वगैरह बिकते हैं, चप्पल बिकते हैं। मोबाइल की दुकान पर आपको मोबाइल शॉप लिखा मिलेगा और वहां पर तुम चले जाओ भैया चीनी दे दो 2 किलो, तो फिर क्या होगा? बोलेगा यार तुम बहुत पागल आदमी, तुरंत खेदेगा। कहने का मतलब हमारा है ये सब क्या है, एक तरह का वर्गीकरण है। जैसे अब आप बायो में चले जाओ, क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उनको वर्गीकृत किया गया कि छोटे पौधे हैं उनको हम बोलेंगे पौधे बोलेंगे, छोटे पौधे पेड़ बोलेंगे, है ना।
तो जिसमें बड़ी बड़ी शाखाएं निकली हो, तो सबका एक वर्गीकरण है। और इन वर्गीकरण के द्वारा जैसे जीव जंतुओं को अलग रखा गया, पेड़ पौधों को अलग रखा गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अलग रखा गया, तो ये सब क्या है, पढ़ने के लिए कि उनको आसानी हो कि हाँ जिनके 4 टांगे होंगी वो जानवर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जानवर कहलाएंगे। जिसमें सोचने की क्षमता होगी मनुष्य कहलाएगा। ठीक, देखो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है ना जो हंस सकता है। जानवर को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा आपने। तो चलिए टॉपिक अलग है, ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ वर्गीकरण की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं कि इन तत्वों का वर्गीकरण, क्योंकि देखो इस ब्रह्मांड में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 94 क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, बाकी बनाए गए हैं। तो उनमें अब 118 तत्व हम एक साथ कैसे याद कर सकेंगे? हमारे गांव के कितने लोग हम उनका नाम नहीं याद कर पाते हैं। हमारे मान लो स्कूल में हमारी क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं, उनके सब बच्चों के नाम हमको नहीं याद होते, तो हम 118 तत्व कैसे याद कर लेंगे? तो लेकिन याद होगा कब? जब हम उन तत्वों का वर्गीकरण कर लेंगे, वर्गीकरण में रख देंगे कि हाँ भैया जो, तो तत्व का पहले समझ लो, तो जो तत्वों का वर्गीकरण हम क्यों करते हैं ये समझ लो। तत्वों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में, उन तत्वों का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग है। क्या है? कुछ ना कुछ उपयोग है, और उनके गुणों को हम सीखते हैं, उनके गुणों का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग है। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग रखा गया। बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से तत्वों को वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो थे डोबे राइनर। कौन थे? डोबे राइनर। इन्होंने अपना त्रिक नियम दिया था। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, आपको डोबे राइनर थे, बता देते हैं कौन कौन वैज्ञानिक थे। डोबे राइनर थे, फिर न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, न्यूलैंड का त्रिक नियम दिया। उसके बाद फिर मेंडलीफ आए, फिर उसके बाद मोजले आए। तो इसी तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से तत्वों को वर्गीकृत किया। और वर्गीकृत इसलिए किया कि उनके गुणधर्मों को देख करके हम अगर अलग रख देंगे, तो मान लो एक गुणधर्म, किसी तत्व का गुणधर्म है कि उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस तरह के जो तत्व होंगे जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उनको एक श्रेणी में रख देंगे। तो हमको याद हो जाएगा कि जिन जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है वो इस ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे, संयोजकता में हमने SPDF ब्लॉक पढ़ा दिया था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बढ़िया फ्री माइंड होके पढ़ना है, ध्यान से, कोई भी टेंशन लेके मत बैठो यार याद होगा नहीं याद होगा, कैसे समझ में नहीं आएगा। आप पढ़िए, 1 बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद बढ़िया आंखें बंद करके जो ट्रिक हमने बताई है आप एक बार रिवाइज करिए, 100% समझ में आएगा। तो चलिए कल हम आपको पढ़ाएंगे कि डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।